नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए वाराणसी से इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते, जहां सीएम योगी का आज काशी दौरा है। पीएम के कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक किया जाएगा। सर्किट हाउस पहुंचे सीएम योगी, पीएम के कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वही जनप्रतिनिधि आला अधिकारी से भी बैठक कर सकते हैं। समीक्षा बैठक कुछ ही देर में शुरू होगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम के कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा करने वाराणसी पहुंचे हैं। इसमें जनप्रतिनिधि आला अधिकारी बैठक में इसमें सम्मिलित होंगे। तमाम मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा और साथ ही साथ तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। सर्किट हाउस सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और उसके बाद जाकर के बैठकों का जो दौर है वो जारी रहेगा आला अधिकारी जनप्रतिनिधियों से। और इस तैयारियों का भी इस दौरान जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, प्रस्तावित कार्यक्रम है। इसी के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने के लिए वाराणसी पहुंचे। तो जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का काशी दौरा है और इस दौरे में समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। वही साथ ही तमाम ऐसे बैठक है जो प्रस्तावित बताए जा रहे सीएम योगी आदित्यनाथ के। और साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसी के मद्देनजर सीएम का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है। वो तैयारियों की समीक्षा करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम किए गए और कार्यक्रमों की जो तैयारी है वो किस लेवल पर पहुंची है। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे के लिए प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीएम मोदी के दौरे से पहले सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस दौरान सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, सफाई और सजावट पर विशेष ध्यान देने की बात की गई, जिससे कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की जो तैयारियां हैं वे पूरी तरीके से भव्य और व्यवस्थित हो सके। वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत आज से 3 दिन के लिए वाराणसी आ रहे हैं। उनका यह दौरा संगठन को मजबूत करने, पूर्वांचल में नए सदस्यों को जोड़ने और काशी में रहने के उद्देश्य से है। भागवत आज शाम को बनारस पहुंचेंगे। वहीं बनारस एयरपोर्ट पर उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई तैयारियां की गई है। काशी प्रवास के बाद वे लखनऊ और कानपुर भी जाएंगे। तो बनारस में जहां बुद्धिजीवियों से भी इस दौरान मुलाकात करेंगे मोहन भागवत का यह 3 दिन का बनारस का दौरा है, बेहद खास माना जा रहा है। और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है संगठन में कई और लोग होते हैं जिनको जोड़ा जाए और साथ ही साथ तमाम रणनीति भी इस दौरान बनाई जा सकती है। मोहन भागवत का ये 3 दिन का बनारस का दौरा है। इस दौरान कई बैठकें लेते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ कई योजनाएं हैं जिसको लेकर के बात करते नजर आएंगे, क्योंकि मोहन भागवत का जो दौरा है वो कई मद्देनजर से खास है, क्योंकि बनारस में जो संघ के लोग हैं उनसे मुलाकात होगी और साथ ही साथ नए लोगों को संघ में और कई ऐसे पद हैं जिनको देने को लेकर के मोहन भागवत का दौरा है। उसके बाद लखनऊ और कानपुर के दौरे पर भी जाएंगे। बनारस में जहां बुद्धिजीवियों से भी मुलाकात करते हुए मोहन भागवत नजर आएंगे। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुरुवार को श्रृंगवेरपुर धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 589 करोड़ रुपए की 181 परियोजनाओं की सौगात दी। वह इससे पहले विधि विधान से पूजा अर्चना पर करके जहां निषाद राज और भगवान राम के मिलन की पावन धरती को प्रणाम किया। बताते यह भी चले कि सीएम ने निषाद राज उद्यान में अयोध्या शोध संस्थान द्वारा राजा निषाद और श्री राम से जुड़ी कथाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मंच से सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के कहा कि प्रयागराज महाकुंभ जब हो रहा था तो ये वक्फ बोर्ड वाले उसको भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति बता रहे थे। वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताते यह भी कहा। वही प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का आभार भी जता और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। प्रयागराज की पहचान को छुपाते थे, वे नहीं चाहते थे इस पौराणिक सिटी को एक पहचान मिले। वे नहीं चाहते थे
कि निषाद राज और भगवान राम के इस मिलन स्थल को एक पहचान मिले, क्योंकि उनके लिए अपना वोट बैंक महत्वपूर्ण था। देख रहे हो ना, देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। महाकुंभ भव्य और दिव्य होगा। और बहनों और भाइयों, और भव्य और दिव्य कुंभ हुआ है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है। आज राज्यसभा में भी पारित होगा। ये प्रयागराज के नाम को सार्थक करने की व्यवस्था, अगर प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती का मिलन, महामिलन होता है, इसी प्रयागराज में भगवान राम और निषाद राज का भी मिलन हुआ है। ये मिलन हुआ है और इसीलिए प्रयाग नाम सार्थक हुआ है। ये प्रयाग नाम यहां पर सार्थक हुआ है। और यहां पर विकास के लिए हमने कहा है, जहां पे भगवान राम रात्रि में विश्राम किए थे, वहां का भी सुंदरीकरण होना है, घाटों का निर्माण होना है। यहां पे और भी सुंदरीकरण के नाम पर कार्यक्रम भी होंगे और विद्युत सौदागर भी बनेगा। साथ साथ यहां पर हम लोग ऋषि श्रृंगी, महर्षि श्रृंगी के माता शांता के मंदिर के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को, अगर मंदिर है तो सुंदरीकरण के कार्यक्रम को, संस्कृत विद्यालय के पुनरुद्धार को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। संस्कृत का अध्ययन हो, यह भी करेंगे। और यहां पर जो हमारे केवट, निषाद, मल्ला, ये सभी लोग जो यहां पे निषाद राज की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं प्रयागराज के अपने प्रशासन से कहूंगा कि अभी से योजना बनाए, एक नई पहचान दिलाई है, दुनिया के सामने मिसाल प्रस्तुत कर दी है। इतना बड़ा आयोजन केवल सनातन धर्मावलंबी ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। इतना बड़ा आयोजन राम भक्त ही कर सकते, कोई और नहीं कर सकता है। और इसके लिए राष्ट्रनिष्ठा चाहिए, राष्ट्रनिष्ठा। जिनके मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव नहीं, वे इतना बड़ा आयोजन नहीं कर सकते हैं। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में आए, जो आया अभिभूत होकर के गया, आशीर्वाद देकर के गया है। आज आप जाएंगे, कहीं भी जाएंगे देश के अंदर, दुनिया के अंदर, अपना परिचय देंगे, श्रृंगवेरपुर से आया हो, प्रयागराज से आया हो, आपको सिर आंखों पर बिठाने का काम वहां के लोग करेंगे, सम्मान देंगे। बहनों और भाइयों, अगर सम्मान मिल गया, पहचान मिल गई, इससे बढ़कर के कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। पिछली सरकारें इसी पहचान को समाप्त। वही प्रयागराज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बालक को मंच पर बुलाकर स्नेहपूर्वक शिव तांडव स्तोत्रम सुनाने को कहा। बालक ने पूरी श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ यह भव्य मंत्र प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद सीएम योगी ने बालक की प्रशंसा करते हुए उसे प्यार से चॉकलेट भी दिया।
वही लोकसभा में वक्फ बिल पास होने पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया के एक्स पर पोस्ट किया है और वक्फ पर सियासी हुक्मरानी अब वक्त की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने पर सभी दबे कुचले और पसमानदा समाज को बधाई। मोदी सरकार का एक ही मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। वही दूसरे पोस्ट में लिखा, वक्फ संपत्तियों को प्रॉपर्टी डीलरों से मुक्त कर समस्त मुस्लिम समाज के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। वक्फ बिल के पास होने का श्रेय बाबा डॉक्टर साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए गए जो संविधान है उसको जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दृढ़ इच्छा शक्ति को जाता है। मैं इन महान विभूतियों का अभिनंदन करता हूं, सभी को हार्दिक बधाई। प्रदेश डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोनिया गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वे वक्फ बिल को मनमानी कहेंगे। वही डिप्टी सीएम ने आरोप यह भी लगाया कि वक्फ बोर्ड कुछ लोगों की जागीर बनकर रह गया है और मोदी सरकार के इस बिल से उस पर नियंत्रण लगना जरूरी है। उन्होंने 3 तलाक को लेकर के भी बयान दिया और कहा 3 तलाक के नाम पर मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, जिसे मोदी सरकार ने पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। की जो राजनीति करते हैं वह मनमानी कहेंगे और जो पारदर्शिता चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, जो गरीब मुसलमान जो 90% से ज़्यादा उसका भी भला चाहते हैं, जो कुछ लोगों की जागीर बनकर के वक्फ बोर्ड रह गया था और वह कांग्रेस ने साजिशन ऐसा किया था। कांग्रेस की साजिश के कारण ही जम्मू कश्मीर में 370 जैसा एक ऐसा भारत माता के हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़िया पहनाई गई थी, उसे भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने समाप्त किया। श्री राम जन्मभूमि का मंदिर जब भगवान सोमनाथ का मंदिर बना था उस समय बन जाना चाहिए था, लेकिन उसको भी कांग्रेस ने नहीं होने दिया। केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के कारण से आज रामलला का भव्य मंदिर भी बन गया है। वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हाल ही में अमरोहा पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी के बयान को लेकर कहा, यह लोगों को गुमराह करने के लिए और समाज में वैमनस्यता पैदा करने के लिए विपक्ष का षड्यंत्र है और मुस्लिम समाज के लोगों से मेरा यह निवेदन है कि वो किसी के बहकावे में ना आए। बिल केवल विधेयक है जो संसद में पारित हुआ है। ये लोगों को गुमराह करने के लिए और समाज में वैमनस्यता पैदा करने का एक विपक्ष का षड्यंत्र है और मुस्लिम समाज के लोगों से मेरा निवेदन है कि वो बहकावे में ना आवे। वह बिल केवल जो विधेयक है जो संसद से पारित हुआ है लोकसभा से, वो एक सुधार की एक प्रक्रिया है और हमारा संविधान सुधारों के प्रति हमेशा आग्रही रहा है और किसी के अहित में नहीं है, समाज के हित में है और एक बदलती हुई परिस्थिति में हम लोग सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो इसी बीच रामनगरी अयोध्या से बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अयोध्या में रामनवमी की तैयारियां जोरों पर है। 5 शिखरों का होगा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिष्ठा पूजन किया जाएगा। शिखरों पर जल्द ही स्थापित होंगे स्वर्ण कलश। 11 वैदिक आचार्यों ने पूजन अनुष्ठान किया है। 4 से 6 अप्रैल के बीच दर्शन समय में बदलाव भी संभव है। तो 11 वैदिक आचार्यों ने जहां पूजन को किया है और साथ ही साथ अयोध्या में अब रामनवमी आने वाले दिनों में आने वाली है, इसको लेकर के तैयारियां अपने चरम पर है। 5 शिखरों का वैदिक मंत्रोच्चार होगा। मंत्रोच्चार के साथ ही प्रतिष्ठा पूजन भी होगा। हालांकि ये भी कहा गया कि 4 से 6 अप्रैल के बीच में दर्शन के जो समय है उसमें भी बदलाव संभव है। तो अयोध्या में रामनवमी की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी के मद्देनजर तमाम जो तैयारियां हैं जिनमें 5 शिखरों का इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार किया जाएगा। मंत्रोच्चार के साथ ही प्रतिष्ठा पूजन होगा। शिखरों पर जल्द ही स्वर्ण कलश स्थापित किए जाएंगे और इसी के साथ इन सभी तैयारियों को मद्देनजर ही 4 से 6 अप्रैल के बीच जो दर्शन का समय है उसमें भी बदलाव करने की बात कही जा रही।
हालांकि रामनवमी आने वाले दिनों में ही है और इसी के मद्देनजर रामनवमी इस बार राम मंदिर में एक बेहद खास तरीके से मनाया जाएगा और साथ ही साथ इसमें तमाम तरीके के कार्यक्रम भी किया जाएगा, जिस दिन का सभी राम भक्त को इंतजार है। वो इस संबंध में गुन्नौर तहसील के दिनौरा गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। तहसील प्रशासन ने 19 मकान मालिकों को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें 15 दिन के भीतर अपने मकान हटाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा उन पर 10,000 से लेकर के 500 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया गया। वही नोटिस में यह भी कहा गया कि यदि तय समय पर भीतर जो मकान नहीं हटाए गए तो प्रशासन खुद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा। वही पीलीभीत जनपद की कोतवाली क्षेत्र के चौक बाजार में स्थित एक फुटवेयर शोरूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। अचानक से शोरूम में आग लगने से बाजार में आसपास की जो दुकानें हैं उसमें हड़कंप का माहौल बन गया। हालांकि सूचना पर सीओ नगर दीपक चतुर्वेदी, स्थानीय कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सहित जो दमकल विभाग की टीम थी वो मौके पर पहुंची और शोरूम में लगी जो भीषण आग थी उसको बुझाने में जुट गई। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। ये सर्राफा बाजार चौक बाजार स्थित है, जेपी रोड कहलाती है। यहाँ पे सुनहरी मस्जिद चौराहे के पास रिलैक्सो का जूते चप्पल का शोरूम है, जिसमें सुबह शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, जैसा बताया जा रहा है। बाजार जब खुला था तब तक कोई आग का इतना हैवी प्रकोप नहीं था जितना अब प्रकोप है, लेकिन जब खुलते ये स्थिति आग की आ चुकी है। पड़ोस में क्या समय रहा? लगभग 10:30 पौने 11 का समय है। मॉडर्न ज्वेलर्स पड़ोस में है, उसके पड़ोस में चंद्रा ज्वेलर्स है और सामने काशीनाथ जी का ज्वेलर्स है और झनकार ज्वेलर्स। वही बरेली के भूता थाना क्षेत्र के शेखापुर गांव में दबंगों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस टीम ने एक मुकदमे की जांच के लिए वहां पर गई थी कि तभी दबंगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में दरोगा घायल हो गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी अनुज और उसकी पत्नी अमनदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना भूता क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शेखापुर में हुई मारपीट की घटना के संबंध में एक तहरीर थाना हाजा पर प्राप्त हुई, जिसके संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं संबंधित विवेचक मैं पुलिस टीम के मौके पर जाकर साक्ष्य संकलन एवं नक्शा नजरी की कार्रवाई कर रहे थे। उसी समय अभियुक्त गण द्वारा अपने परिवार वालों के साथ मिलकर लाठी, डंडा, तमंचा, लोहे की रॉड आदि के साथ पुलिस पार्टी पर हमला किया गया। इस हमले में संबंधित विवेचक जो कि चौकी प्रभारी बेवल बसंतपुर हैं तथा एक अन्य सिपाही को चोटें आईं। इन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया तथा संबंधित दरोगा से तहरीर प्राप्त कर 7 नामजद एवं 1 अज्ञात के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्काल थाना से टीमें रवाना कर दबिश दी गई और कल दिनांक 2 अप्रैल 2025 को इस मुकदमे से संबंधित एक अभियुक्त को मैं तमंचा तथा एक अन्य अभियुक्ता को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। जहां पुलिस टीम पर दबंगों का हमला हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस लगातार ये अभियान चलाते हुए नजर आ रही है, जिसके तहत दबंगों पर किस तरीके से काबू में किया जाए दबंगों को, उस पर लगातार काम करते हुए पुलिस टीम नजर आ रही है। वही लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र में एक ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश किया गया।
हालांकि अभी तक आग लगने की क्या कुछ कारण थे उसका पता नहीं चल सका। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ट्रांसफार्मर में आग किस तरीके से अपना भयावह रूप लेते हुए नजर आ रही है। वहीं साथ ही साथ आस पड़ोस में जो मकान है वो भी इस आग की जद में आते हुए धीरे धीरे नजर आ रहा है। इसी के मद्देनजर दमकल की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है, आग बुझाने के लिए प्रयास कर रही है। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि आग बुझाने के जो काम था वो पूरा हो गया। ललितपुर जिले के थाना नराहट के गौना गांव में गैस सिलेंडर के विस्फोट से मकान ध्वस्त हो गया। सिलेंडर में लगी आग लगभग 1 घंटे तक जलती रही। समय रहते परिजनों ने घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इस हादसे में हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के मुरादाबाद मोहल्ले में साधु से मारपीट करने वाला आरोपी सद्दाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। वह वीडियो में आरोपी साधु को जमीन पर पटकते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके बाद घटना ने जोरदार सुर्खियां भी बटोरी। सद्दाम पर पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वही बहावलपुर चौकी क्षेत्र के जीटी रोड पर बदमाशों ने एक दुकान में धावा बोलकर दुकानदार को बंधक बना लिया और लाखों रुपए के सामान की लूट कर फरार हो गए। विरोध करने पर बदमाशों ने दुकानदार को बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि घटना के बाद दुकानदार ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही और बदमाशों की भी तलाश कर रही है। अयोध्या के निर्मोचन चौराहे पर स्थित कूड़े के ढेर में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास में इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में जुटी हुई है। हालांकि आग की वजह से आसपास के जो क्षेत्र है उसमें धुआं फैल गया, जिससे ट्रैफिक की स्थिति प्रभावित हुई है। फिलहाल दमकल की जो टीम है वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। वह स्थानीय लोगों का कहना है कि आग किन वजह से लगा है उसका कोई जानकारी नहीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दिया गया। आग में काबू पा लिया गया है। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।